हेलो एवरीवन। हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अलग अलग एडजस्टमेंट मैकेनिज़म्स कवर कर रहे थे। हमने एब्जॉर्प्शन अप्रोच, मॉनेटरी अप्रोच और इलास्टिसिटी अप्रोच कवर कर ली है। ये अप्रोचेस रिलेटेड हैं कि कैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में आए हुए डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे अब पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर चेंजिंग पॉलिसीज़, जिसमें पॉलिसीज़ में मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ आती हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी का कौन सा फॉर्म कब अडॉप्ट करके हम या फिर फिजिकल पॉलिसी का कौन सा फॉर्म कब अडॉप्ट करके हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में आए हुए डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी भी दो तरीके की हो सकती हैं, एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी, और फिजिकल पॉलिसी भी दोनों ही तरीके की हो सकती हैं, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? जो सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करती है। ठीक है, और फिजिकल पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस वगैरह देखा जाता है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को और फिजिकल पॉलिसी को हम दो कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करती है तो वो LM कर्व से रिप्रेजेंट की जाएगी। मतलब जब मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंज होगा तो LM कर्व ही शिफ्ट होएगा। ठीक, और जब फिजिकल पॉलिसी में कोई चेंज होगा तो IS कर्व ही शिफ्ट होगा, क्योंकि ये C+I+G से बना हुआ होता है। ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज LM कर्व से, फिजिकल पॉलिसी में चेंज IS कर्व से। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग मॉनेटरी पॉलिसी की। मतलब एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी जो कॉन्ट्रैक्शनरी हो, जो सप्लाई ऑफ मनी को कम करे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे डेफिसिट की कंट्री में प्रॉब्लम चल रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन कैसी है? डेफिसिट की सिचुएशन है। तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सरप्लस आ जाए ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। तो स्टार्ट करेंगे, अगर डेफिसिट की कंडीशन चल रही है तो क्या किया जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट की जाएगी, जिसमें सप्लाई ऑफ मनी को कम किया जाएगा। पहले सप्लाई ऑफ मनी LM के हिसाब से थी, और सप्लाई ऑफ मनी को जब हमने कम किया तो LM कर्व पीछे या लेफ्टवर्ड की ओर तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, LM कर्व जब पीछे शिफ्ट हुआ तो पहले IS और LM यहाँ पे इक्विलिब्रियम बन रहा था, और Y इनकम थी और R इंटरेस्ट रेट था। अब इक्विलिब्रियम जब बना यहाँ पे तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या हो गया? बढ़ गया, और इनकम लेवल्स अगर आप देखो तो घट गए हैं। तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ने से क्या होगा? जो कैपिटल होगी वो लोगों को लगेगा कि इस कंट्री में इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो कैपिटल की इनफ्लो ज़्यादा होने लगेगी, लोग हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल इनफ्लो एक तो बढ़ जाएगी। अच्छा, इनकम लेवल्स घटे हैं, इनकम लेवल से घटने की वजह से इंपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, तो इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो कैपिटल का बढ़ जाना, कंट्री के अंदर कैपिटल जो आ रही बढ़ जाए और इंपोर्ट्स कम हो जाए, तो जिसकी वजह से सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन में सरप्लस की कंडीशन हो पाएगी। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड केस है। देखिए यहाँ पे आप समझ लीजिए सरप्लस कैसे हो रही है, क्योंकि कैपिटल का इनफ्लो होना एक रिसिप्ट है हमारे लिए। ठीक है, रिसिप्ट्स माइनस पेमेंट होता है ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो रिसिप्ट्स का बढ़ना सरप्लस ला रहा है। अच्छा, इंपोर्ट्स क्या होता है? एक पेमेंट साइड में आता है, इंपोर्ट्स का घटना भी सरप्लस लाएगा। ठीक, एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग मॉनेटरी पॉलिसी ये कब अडॉप्ट होगी? सपोज कंडीशन कैसी चल रही है? सरप्लस की कंडीशन चल रही है। सरप्लस की कंडीशन में हम क्या करेंगे? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेंगे, जिसमें हम मनी सप्लाई को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। पिछले वाले में हमने मनी सप्लाई को घटाया था, इसमें हम बढ़ाएंगे। तो जब पहले LM के हिसाब से मनी सप्लाई चल रही थी, अब जब राइटवर्ड शिफ्ट होएगा तो मतलब मनी सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई है। मनी सप्लाई बढ़ेगी, LM राइटवर्ड शिफ्ट होगा, तो इनकम लेवल्स यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे, Y से चला जाएगा Y1। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो लेवल है वो घट जाएगा। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट के घटने की वजह से क्या क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट अब घटा है तो लोग अपना कैपिटल निकाल लेंगे हमारी कंट्री से, या फिर हमारी कंट्री से कैपिटल का आउटफ्लो होने लगेगा। तो कैपिटल आउटफ्लो होने लगे मतलब कैपिटल हमारे पास से जाने लगी, डिक्रीज होने लगी, और इनकम लेवल बढ़ गए हैं तो मतलब इंपोर्ट्स की जो है डिमांड अब बढ़ जाएगी। ठीक है, इंपोर्ट्स अब ज़्यादा लोग कर पाएंगे क्योंकि उनकी इनकम बढ़ गई है। तो कैपिटल का घट जाना, कैपिटल आउटफ्लो हो जाना मतलब हमारी रिसिप्ट्स कम हो रही हैं, और इंपोर्ट्स का बढ़ जाना मतलब हम अब पेमेंट्स ज़्यादा करेंगे, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा और
सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक बीपी कर्व इंट्रोड्यूस है, यहाँ पे भी बीपी कर्व है। ये जो बीपी कर्व होता है ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व, ठीक है। इस बीपी कर्व का मॉनेटरी पॉलिसी वाले दोनों ही केसेस में कोई खास बड़ा रोल नहीं है। ये बीपी कर्व एक ऐसा कर्व होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट कर्व जो ऐसे कॉम्बिनेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के बीच में दिखाता है जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम बना रहे, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन दिखाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन कैसी हो, इक्विलिब्रियम वाली हो। जो ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में हर जगह पे इक्विलिब्रियम है। और अगर हम बीपी कर्व से क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अगर हम बीपी कर्व से अबव जाएंगे तो सरप्लस होती है और बीपी कर्व के बिलो जाएंगे तो डेफिसिट, लेकिन बीपी कर्व पे ही चलेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ये बीपी कर्व का रोल इसमें आता है, फिजिकल पॉलिसी में पढ़ने में बीपी कर्व का हम रोल देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल पॉलिसी। अगर हम एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग फिजिकल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग फिजिकल पॉलिसी देखिए कैसी होगी, वो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम करेगी तो आईएस कर्व पीछे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, आईएस से IS1 चला जाएगा, जिसकी वजह से इनकम लेवल्स रिड्यूस हो जाएंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिडक्शन होना, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट के रिडक्शन से कैपिटल का क्या होना चाहिए, आउटफ्लो हो जाना चाहिए, कैपिटल हमारे पास कम हो जानी चाहिए, आउटफ्लो होगा तो कम हो जाएगी। और इनकम लेवल्स के घट जाने की वजह से इंपोर्ट्स की डिमांड घट जानी चाहिए। अब देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग सिचुएशंस को पॉइंट आउट करते हैं। कैपिटल का आउटफ्लो हो जाना डेफिसिट कंडीशंस को हमको दिखाता है, डेफिसिट की कंडीशंस को, ठीक है, और इंपोर्ट्स का घट जाना हमें सरप्लस की कंडीशन दिखाता है। तो अब कैसे पता करें कि क्या होगा एट द एंड, हमें डेफिसिट मिल पाएगा या हमें सरप्लस मिल पाएगा, तो उसमें यहाँ पे अब रोल आ जाता है बीपी कर्व का। देखो अगर बीपी कर्व इलास्टिक है, ठीक है, अगर बीपी कर्व इलास्टिक है तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी से फॉलो करने की वजह से हमें क्या मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मिलेगा। अच्छा, इलास्टिक बीपी कर्व का मतलब क्या हुआ कि बीपी कर्व जो हो वो हमारा थोड़ा सा फ्लैटेंड वे में हो, ठीक है, ये जो है ना ये थोड़ा सा फ्लैटेंड वे में है इलास्टिक, और ये अगर सिचुएशन है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी डेफिसिट देगी। लेकिन अगर बीपी कर्व लेस इलास्टिक है, ठीक है, अगर बीपी कर्व लेस इलास्टिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, बीपी कर्व थोड़ा सा स्ट्रेट फॉर्म में है या कहें कि वर्टिकल फॉर्म में है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट ना मिलके हमें सरप्लस मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी डेफिसिट तब देती है जब बीपी कर्व कैसा होता है, बीपी जैसा होता है, थोड़ा सा फ्लैट होता है। लेकिन अगर बीपी 1 जैसा है, ठीक है, अगर थोड़ा सा लेस इलास्टिक है या कहें कि थोड़ा वर्टिकल है तो क्या होगा, हमें कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी डेफिसिट ना देके सरप्लस देगी, इसलिए मैंने वाइस वर्सा लिख दिया है। अच्छा, एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग फिजिकल पॉलिसी फॉलो अगर कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों क्या क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फिजिकल पॉलिसी है तो आईएस कर्व पहली बार ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, आईएस चला गया है ऊपर। अच्छा, इनकम लेवल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे इसकी वजह से और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने की वजह से पहली बात तो क्या होगा कि कैपिटल का इनफ्लो शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास कैपिटल अब बढ़ने लगेगी। लेकिन इनकम लेवल्स के बढ़ जाने की वजह से, ठीक है, इनकम लेवल के बढ़ जाने की वजह से इंपोर्ट्स अब बढ़ने लगेंगे, तो कैपिटल का बढ़ जाना पॉइंट आउट करता है सरप्लस की तरफ, लेकिन इंपोर्ट्स का बढ़ जाना पॉइंट आउट करता है डेफिसिट की तरफ। तो एट द एंड होगा क्या, अगर बीपी कर्व इलास्टिक है तो क्या होगा, तो ये होगा कि ठीक है, हमको क्या मिलेगी, सरप्लस मिलेगी, ठीक है, बीपी कर्व इलास्टिक है तो हमें सरप्लस मिलेगी। इलास्टिक होना मतलब फ्लैट सा बीपी कर्व होना। लेकिन अगर बीपी कर्व इन इलास्टिक है, ठीक है, अगर बीपी कर्व वर्टिकल है तो वो इनइलास्टिक है और तब हमें सरप्लस ना मिलके एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी से डेफिसिट मिलेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि बीपी कर्व किस तरह का है। ओके।